तो इंतखाबी जंग लगातार जारी है और आज जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। मगरबी यूपी की बात करें तो 11 अजला की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तकरीबन 5 घंटे की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि वेस्टर्न यूपी की बात करें, यूपी की बात करें, यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, लेकिन लोगों का जोशो खरोश कम नहीं है। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मैं मैजिक वॉल के साथ मौजूद हूँ। क्या कुछ फैक्टर 2017 में इंपॉर्टेंट थे और क्या कुछ नतीजे 2017 में यूपी इंतखाबात में रहे थे, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा 2017 और 2022 इन 5 सालों में सियासी उतार चढ़ाव क्या कुछ रहा है, क्या बड़े फैक्टर इन 5 सालों में रहे हैं, क्या बदलाव इन 5 साल में रहे, वो भी तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। कुल 403 सीटें यूपी असेंबली इंतखाबात की हैं, जिसकी 58 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पहले मरहले की अगर हम बात करें तो पहले मरहले की ये 58 सीटें हैं जो आप यूपी के मैप पर भी देख पा रहे हैं। इस नक्शे के जरिए भी आप देख पा रहे हैं कि यूपी का ये हिस्सा, इसको अगर थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पर, ये हिस्सा यूपी का, मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि ये हिस्सा वो थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाएं कि ये वेस्टर्न यूपी का वो हिस्सा है। वो 58 सीटें हैं जिनके लिए आज पहले मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। लेकिन दिलचस्प ये है कि 2017 में इन 58 सीटों पर, यानी पहले मरहले की जो तस्वीर थी वो क्या थी, वो अपने नाज़रीन को इससे पहले भी हम बता चुके हैं। और बहुत मुख्तसर में मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूं कि 58 सीटों में से बीजेपी के खाते में 53 सीटें गई थी, यानी बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था 2017 में। और इसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स की बात करें तो सबके खाते में कुल मिलाकर 5 सीटें गई थी, यानी बीजेपी का दबदबा एक तरह से रहा था 2017 में। और वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर भी 2017 में बहुत शानदार रहा था। बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 46.05%, यानी 46.05% वोट शेयर बीजेपी का रहा था। तकरीबन आधा जो वोट शेयर था वो बीजेपी का था इस पहले मरहले में। इसके अलावा 2-3 और बहुत अहम फैक्टर हैं जो पहले मरहले में हमको समझना चाहिए। इसमें अगर हम मुस्लिम फैक्टर्स की बात कर लें, इस फैक्टर के बारे में भी हम इससे पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इस फैक्टर को बार बार इस वजह से हम हाईलाइट कर रहे हैं या इस पर बार बार इस वजह से बात कर रहे हैं कि पहले मरहले की 58 सीटों पर 17 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, यानी 25 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। लेकिन इन 17 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। इसकी क्या वजह थी या किस वजह से बीजेपी को यहां पर फायदा हुआ, वो तमाम चीजें अलग हैं। लेकिन 14 सीटें ऐसी सीटें बीजेपी जीत कर आई थी जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। इसके अलावा बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो उनकी इन सीटों पर जो कारकर्दगी थी वो मायूस कुन रही थी। समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती थी और बीएसपी 1 सीट जीत कर आई थी और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। यानी कुल मिलाकर, और बीजेपी के अगर वोट शेयर की हम बात करें तो बीजेपी 41.44% वोट शेयर के साथ इन सीटों पर उसने अपना दबदबा बनाया था और अपना कब्जा हासिल किया था, अपना परचम लहराया था। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये चीज 2022 में भी बीजेपी मेंटेन कर पाएगी, रिटेन कर पाएगी? बीजेपी जो 2017 में उसकी कारकर्दगी थी उससे बरकरार रख पाएगी या इसमें कोई बड़ा बदलाव होगा? ये देखना भी बहुत अहम होगा। इसके अलावा अगर एक और फैक्टर की हम बात करते हैं और ख़ास तौर से कहा जाता है कि यहाँ पर जाट फैक्टर बहुत अहम हो जाता है, उस फैक्टर की भी अगर हम बात करते हैं तो वो जाट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएलडी इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, जी हाँ, कि पहले फेज में क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी इस बार एक साथ आई हैं। 2014 की, अगर 17 की माफ कीजिएगा अगर हम बात करें तो 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरएलडी का दबदबा है और यही वजह है कि 29 सीटों पर आरएलडी इस बार चुनाव लड़ रही है। बीजेपी उन 24 में से 21 सीटें जीत कर आई थी जिस पर आरएलडी का दबदबा था। लेकिन इस बार क्योंकि तस्वीर बदली हुई है, सियासी जो कहा जाए कि जो सूरत हाल है, जो इक्वेशन है वो बहुत बदला हुआ है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी इत्तेहाद में लड़ रही, तो ऐसे में हो सकता है कि इस तस्वीर में कुछ फर्क हो। लेकिन पिछली बार 24 में से 21 सीटें ऐसी जहां पर आरएलडी का बड़ी सीट थी, वहां पर 21 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। समाजवादी पार्टी 1 सीट जीती थी और बीएसपी 1 सीट जीत कर आई थी। यानी ये फैक्टर भी बहुत अहम हो जाता है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी के एक साथ आने से
इन 21 सीटों पर, बीजेपी की इन 21 सीटों पर क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी बहुत अहम हो जाएगा। इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूची विश्वास स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी इस बातचीत का हिस्सा रहेंगी। मोहम्मद अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं, वो भी इस बातचीत का हिस्सा हैं। ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं कि इन इंतखाबात को किस तरह से देखा जाए, कितना बदलाव 2017 और 2022 के बीच में जो बड़े फैक्टर्स हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। तो तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो से इस वक्त मेरी साथी शहबा भी मेरे साथ जुड़ी हुई। जी शहबा। बिल्कुल हुरैरा, जिस तरीके से आपने बारीकी से एक एक डिटेल बताई वो भी बहुत अहम हो जाती है नाजरीन के लिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, आज पहले फेज की वोटिंग होनी है और जो बहुत ज्यादा जो तस्वीर है वो आज साफ हो जाएगी। बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो भी टर्न आउट हो सकते हैं आज की तस्वीर देख के, क्योंकि जो 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स पर आज वोटिंग होनी है वो बहुत अहम हो जाती है। सारे फैक्टर्स जो आपने बताए कि कितने परसेंटेज पहले वोट हुआ और कितनी ज्यादा परसेंटेज का जो वोटर टर्नआउट था वो दूसरी पार्टियां रखती थी, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा इम्तिहान है। 53 सीटें 2017 में बीजेपी ने स्कोर की थी और जो मैनिफेस्टो हम देख रहे हैं तमाम पार्टियों ने वादे किए हैं। समाजवादी पार्टी ने 22 में 22 वादे अपने मंशूर में किए हैं, तो वहीं जो बीजेपी है उसने भी काफी अपने वादों की डिटेल्स अपने मंशूर में दी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लें, सबने तमाम वादे किए हैं, लेकिन अगर हम देखें जितना बड़ा स्टेट है यूपी, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है और उतने ही ज्यादा लोगों के मसले मसाइल हैं, तो कैसे उनको जो तमाम पार्टीज हैं वो केटर करेंगी। तो जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उन्हीं से इन मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे, लोगों के मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे। सैयद यासिर जिलानी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मैं उनसे पहला सवाल की शुरुआत करूंगी। यासिर साहब, कई वादे जो पूरे किए हैं 2017 के बाद से आपने अपने मंशूर में मेंशन किए हैं, तो क्या आपको लगता है पॉपुलेशन वाइज जितनी बड़ी स्टेट है, जितने बड़े प्रॉब्लम्स है, क्या उन वादों को देखते हुए अब फिर से आपको मौका देगी आवाम? देखिए, जो सुबह से आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से जो मैं विजुअल देख रहा हूँ और जो वोटर में उत्साह है, ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से किसी पर्व का, जो एक राष्ट्रीय पर्व का को मनाते हैं लोग, हमेशा देखा है, लेकिन इस बार उत्साह बहुत ज्यादा है। आप यकीन माने कि पहली चरण की 58 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, 58 में 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं अभी आपके सीनियर एंकर अबू हुरैरा साहब की एक क्लिप को देख रहा था, जिसमें वो 17 मुस्लिम अक्सरियत और 24 जाट इन्फ्लुएंस सीटों के बारे में बता रहे थे। मैं उन तमाम सीटों पे, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बेहद सुदूर ग्रामीण इलाके से आपके साथ जुड़ा हूं और पिछले 40 दिनों से मैं इसी इलाके में काम कर रहा हूं। नीचे जमीन पे एक एक घर में जाना हुआ है, हर वर्ग के पास पहुंचने की कोशिश की गई है और जो हमारे वायदे थे, जो हमारा मैनिफेस्टो था 2017 में, जिस वक्त हम 300 प्लस सीटें जीत के आए थे, उसको हमने लोगों के साथ एक एक घर में, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, उनसे बात करने की कोशिश करी। उन लोगों में उत्साह है और जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा वादा था अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाना, अपराधियों को प्रदेश से खत्म करना, लोगों के अंदर एक हिम्मत पैदा करना कि वो अपने स्वयं को इतना ताकतवर बने कि वो इन अपराधियों का सामना करें और प्रशासन और पुलिस उनके साथ है, उसमें हम 100% कामयाब हुए हैं। बीजेपी पर दोहरा दबाव होगा इस बार, दिखाई दे रही है। एक तो जीत हासिल करना और दूसरे अपनी जीती हुई पार्टियों को रिटेन करना, यानी 53 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी 2017 में, तो उस जीत को बरकरार रखना होगा। क्या एक दबाव है बीजेपी पर? नहीं, बिल्कुल अबू हुरैरा साहब, आप यकीन करें कोई दबाव नहीं है। जिन मुस्लिम अक्सरियत की 17 सीटों पे आप बात करें, 17 की 17 हम जीतने जा रहे हैं। पिछली बार कैराना हम
रह गए थे, चूक हो गई थी। लेकिन इस बार कैराना का जो चेहरा है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव का चेहरा है, जो जेल में बंद है, अपराध में मुलविस है, और उसका जो स्टाइल ऑफ पूरी उसकी जो लोगों ने देखी है कि किस तरह की राजनीति करता है वो, जो अपराधी प्रवृत्ति का जो उनका कैंडिडेट है, वो लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ उनका भविष्य नहीं है। तो इस बार कैराना से भी हम भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन मृगांका सिंह जीतने जा रही हैं, और ये बिल्कुल दबाव में नहीं है, क्योंकि आपके रिपोर्टर तमाम जगहों पे हैं, आप तमाम जगहों से नहीं। तो यासिर गिलानी जी, देखिए दावा अपनी जगह है, और अवाम क्या कुछ तय करते हैं वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। दावे तो सब अपने अपने जगह कर रहे हैं। यासिर गिलानी जी, 2017 और 2022 में बहुत बदलाव इन 5 सालों में हुआ है, और इस बीच में आप देखिए तो किसान आंदोलन भी हुआ, और इसके बाद कैराना में जो माइग्रेशन वाला इशू वो है, मुजफ्फरनगर का मामला है, तो कई ऐसे बड़े इश्यूज हैं। लोग बेरोजगारी भी लोगों का एक बड़ा मसला है, और महंगाई एक बड़ा मसला है। तो 2017 में बीजेपी की शानदार जीत रही थी, लेकिन 2022 तक कई बड़े इश्यूज भी सामने आए हैं, मतलब एक बदलाव है। यासिर गिलानी जी, नहीं, आपको लग रहा है। देखिए, किसानों के साथ हमदर्दी अगर नहीं होती तो वजीर आजम साहब ने तीनों कानून को एक उसमें आके वापस नहीं लिया होता। ये किसानों के हक के लिए 600 किसान मरने के बाद है, या हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, उस पे भी हमने अफसोस जाहिर किया है, और जिस परिस्थिति में वो लोग बैठे थे, हम ऐसा नहीं है कि हमने उनको कोई अलग समझने की कोशिश करी है। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री ने अपने किसान नेताओं के साथ लगातार 1-2 राउंड नहीं, कई राउंड, दर्जनों राउंड उन्होंने बात करी, उन्हें कोशिश करा था जब ये पूरी की पूरी व्यवस्था चल रही थी, जब ये आंदोलन चल रहा। लेकिन यासिर साहब, जब लखीमपुर खीरी वाला मामला हुआ, अपोजिशन पार्टीज की तरफ से लोग गए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब इलेक्शन के दौरान राजनाथ सिंह ने वहां का दौरा किया, तो क्या उस वक्त आपने किसानों का दर्द महसूस नहीं किया? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ बहुत दुखदाई था, लेकिन उस अपराध में जो लोग मुलविस थे, जो लोग अपराधी थे, वो आज जेल के अंदर है। तो सरकार के काम करने का तरीका जो है ना, बेहद स्पष्ट है, साफ है। ये समाजवादी पार्टी या दूसरे बसपा की जब सरकार थी, चूज करके, पिक एंड चूज करके जो अपराधी हुआ करते थे उनको बख्श दिया जाता था, उनके ऊपर लोगों को देखा जाता था कि पास की बातें हो गई, माजी की बातें हो गई। मैं अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, पहला इम्तिहान आज है तमाम सियासी पार्टियों के लिए, और इस बार क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं, तो माहौल इस बार क्या कुछ देख पा रहे हैं? उस पिच पर आप उतरे हैं जहां पर बीजेपी ने 2017 में शानदार बैटिंग की थी, चौके और छक्के मारे थे। देखिए, मेरे भाई यासिर गिलानी कह रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, चौके छक्के मारे थे, लेकिन आज कप्तान, उत्तर प्रदेश का कप्तान फरार है, और माफिया चौके छक्के मार रहे हैं, बैट बल्लों के साथ उनकी फोटो हो रही है। ये तो उनकी कानून व्यवस्था है। हम जिस 58 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, बाबा शाहमल की धरती है, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये धरती है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की, जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किसानों की लड़ाई लड़ी। ये धरती है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की, जिन्होंने किसान आंदोलन को शिखर पे पहुंचाया। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री के पोते जैन चौधरी की कमर लाल पीट कर लाठियों से लाल कर दी जाती है। दलित बेटी को आबरू का इंसाफ दिलाने के लिए आज महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा के बेटे राकेश टिकैत जी की हत्या की साजिश के लिए तमाम जो बॉर्डर पे हुआ, उनकी आंखें छलकी, और छलकती हुई आंखों से गंगा जमुना के लोगों का, किसानों का सैलाब उमड़ा। याद है हमें किसानों पे जिस तरह से थार चढ़ी, थार में साजिश करता केंद्रीय राज्य मंत्री, आज भी कुर्सी पे याद है ना, साजिश करता कौन था? बेटे को गिरफ्तार करके केंद्रीय मंत्री आज तक बैठे हुए, और केंद्रीय 3 काले कानून इसलिए वापस लिए कि सर्वे आ गया था कि साफ हो रहे हो, धरातल से साफ हो जाओगे।
आसमान पर थूका था, चाटना पड़ा। नहीं ठीक है, किसानों ठीक है। के देखिए हजारों नतीजे किसान किसके मर हाथ में गया। आएंगे ये तो 10 ठंड में, मार्च को पता बरसात चलेगा में, अब्बास साहब। तपती हुई लू में। नतीजे किसके हाथ में आते हैं, दावे सब कर रहे हैं, दावे सब कर रहे हैं कि नतीजे किसके हाथ में आएंगे ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। आप भी होंगे, यासिर जिलानी जी भी होंगे, 10 मार्च को हम लोग सब साथ में होंगे और उस दिन फिर बातचीत होगी कि किसके दावे में कितना दम है। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, पिच वही है जो 2017 में थी या इस बार पिच में कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? और जो बात अब्बास साहब ने कही, कप्तान की बात की है, तो कप्तान कौन है बीजेपी का, योगी जी या मोदी जी? नहीं, रामपुर का कप्तान फरार है, पुलिस कप्तान आईपीएस फरार है। लगता है ऋषि मिश्रा जी पुलिस तक हमारी कप्तान आवाज फरार है, नहीं ये पहुंच पा कानून रही व्यवस्था है। फरार कौन है? आईपीएस फरार है। चलिए ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही थी जहां पर वोटिंग का कुछ बैकआउट किया गया। ऋषि मिश्रा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि किशोर में वोटिंग के दौरान हाथापाई हुई है। जी हां, झड़प की खबर आ रही है। बिड़ौली गांव में 2 ग्रुप आपस में भिड़े हैं। गुजरों की कसीर आबादी इस गांव में है जहां पर यह वाकया पेश आया है। किशोर में वोटिंग के दौरान हाथापाई हुई है, झड़प हुई है और बताया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान हंगामा आरआई की भी खबर है। जहां पर यह हंगामा हुआ है वहां पर गुजरों की तादाद काफी ज्यादा बताई जाती है। हालांकि हालात काबू में है। बिड़ौली गांव में 2 ग्रुप आपस में भिड़े हैं जिनमें ये झड़प हुई है। गुजरों की कसीर तादाद यहां पर मौजूद है, तो वोटिंग में भी इस झड़प की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर आ रही है। किशोर में वोटिंग के दौरान यह हाथापाई हुई है। ऋषि मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? आ रही है जी। ऋषि मिश्रा जी, जो बात अब्बास साहब कह रहे थे, अब 2017 में बीजेपी की कारकर्दगी अच्छी थी, इससे पहले भी आप मेरे साथ जुड़े थे, उस पर हमने बहुत तफसील से बातचीत की थी। लेकिन इस बार क्या लगता है कि पिच इतनी आसान बीजेपी के लिए नहीं जितनी आसान 2017 में थी? और अगर पिच आसान नहीं है तो उसके लिए क्या बड़े फैक्टर आप देखते हैं? देखिए, 2017 और 2022 के जो चुनाव हैं अबू भाई बिल्कुल अलग है। 2017 में नरेंद्र मोदी जैसे बिग पर्सनालिटी से अखिलेश यादव की टक्कर थी और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुन के आए थे, देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव था। अखिलेश यादव के साथ एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर था और अखिलेश यादव का कद अब नरेंद्र मोदी के कद के सामने में बौने साबित हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अभी कोई भी कितना भी कह दे, नरेंद्र मोदी का जो कद है भारतीय राजनीति में वर्तमान में शायद ही किसी राजनीतिक का होगा। सवाल उठता है मोदी जी हैं, योगी जी कप्तान नहीं है। नहीं, वर्तमान में देखिए, मुख्यमंत्री पार्टी का कुछ भी स्ट्रेटजी हो, लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टी का चेहरा होता है। तो इस बार 2 पर्सनालिटी कल्ट के बीच लड़ाई है, योगी वर्सेस अखिलेश यादव। आज आप बीजेपी कितना भी स्ट्रेटजी बनाए, लेकिन योगी के जो 5 साल के कार्यकाल है उन पे भी जनता जो है कहीं ना कहीं अपना मत करेगी। लेकिन देखिए, वेस्टर्न यूपी जहां अभी फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हो रही है अबू भाई, सामाजिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है, अपना इंपॉर्टेंस रखता है। सामाजिक समीकरण में यदि दरक जाती है तो चौधरी चरण सिंह के बेटे और पोते दोनों चुनाव 2019 में हार गए थे और सामाजिक समीकरण यदि एक साथ होती है तो चौधरी चरण सिंह 1967 से लेकर अब तक यदि आप देखेंगे सिर्फ 2019 में को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं आरएलडी का अपना प्रभाव रहा है। और आरएलडी का एक परंपरागत जो वोट है जाट और मुसलमान कॉम्बिनेशन है। और किसान आंदोलन के बाद मैं समझता हूं, और आप भी इस चीज को समझते होंगे, कि किसान आंदोलन के बाद सामाजिक समीकरण जो एस्टेब्लिश हुई है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि 100% जाट जो है आरएलडी को वोट करेंगे बीजेपी, लेकिन बहुत मेहनत की है। मैं ऋषि मिश्रा जी आपको रोकना चाहूंगा, यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये खुद अभी मैं एक बात खत्म करना चाहता हूं, एक बात खत्म करना। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं ऋषि मिश्रा जी ये कह रहा हूं कि यासिर जिलानी जी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी ने मुसलमानों में बहुत मेहनत की है, क्योंकि 14 ऐसी सीटें बीजेपी जीत कर आई थी जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है 2017 में। तो बीजेपी ने वहां पर मेहनत की है मुसलमानों में खासतौर से। ऋषि मिश्रा जी, इस फैक्टर पर भी नजर रहनी चाहिए।
2017 में जिन 14 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वहां बीजेपी मुसलमानों के प्रेम के कारण चुनाव नहीं जीता। मुस्लिम कौम के जो वोट थे उसमें बीएसपी और एसपी के बीच डिवीजन हुआ, और यही हालात अभी मुझे कुछ सीटों पे लग रहा है। करीब करीब 2 दर्जन ऐसे सीट हैं वेस्टर्न यूपी में जहां टेबुलर फाइट है। इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। जहां तक मुस्लिम रुझानों की बात है, इसी बात पे मैं आना चाह रहा हूं। तो इसी इशू पे मैं आना चाह रहा हूं। जी मैं उसी पे कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता से आप निवेदन करके सवाल कीजिए कि आप मुसलमानों को रिझाना चाहते हैं, लेकिन इन 58 सीटों पे आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? वो भी छोड़ दीजिए। 403 विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? तो सिर्फ यासिर जिलानी जी को घुमाने से वोट नहीं मिलता है, या किसी मुसलमान चेहरा को घुमाने से वोट नहीं मिलता है। आपको राजनीतिक भागीदारी भी देनी होगी। यदि किसी चाहिए उसका राजनीतिक भागीदारी भी लेनी होगी। यासिर जिलानी जी, ऋषि मिश्रा जी इसका जवाब दे रहे हैं। यासिर जिलानी जी, बहुत अहम सवाल है ऋषि जी ने जो पूछा है। जी पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे 3 मुसलमानों को दर्जा प्राप्त मंत्री है, एक फुल फ्लैग मंत्री है। पैमाना जो है भारतीय जनता पार्टी का वो तुष्टिकरण नहीं है, वो हिस्सेदारी की बात है। हिस्सेदारी की बात आती है, आपने बोला है तो मेरी बात सुनिएगा ऋषि मिश्रा जी। हाँ, लेकिन हिस्सेदारी में जब हिस्सेदारी की बात आई है तो उन्हें माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना के भेज दिया गया। 21% आबादी है, 19 से 20% मंत्री की चर्चा करिए। सुन लीजिए, देखिए मैं आपका ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके कांग्रेस के चरित्र को मैं किसी तरह का सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप शांति से सुनिए, बोलने नहीं दूंगा। होना चाहिए, अरे बोलने नहीं दूंगा, आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, नहीं एक ऋषि मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ। ऋषि मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए। यासिर जिलानी बात पूरी कर ले। पहले ये बताइए, ऋषि मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव है, पत्रकार नहीं ठीक है जिलानी, यासिर जिलानी जी बात पूरी कर लीजिए। ऋषि मिश्रा जी मैं एक एक करके आ रहा हूं। जी मैं आप जिन मुस्लिम इलाकों की आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे जो हमारा सबसे बड़ा एक कारण है, जो मैं आपको बिल्कुल जमीनी हकीकत बता रहा हूं, जो पूरे महामारी के टाइम में इस कालखंड की, इस सदी की जो सबसे बड़ी महामारी हमारे सामने थी पिछले डेढ़ साल 2 साल से, उसमें जो सरकार ने मदद करी है राशन के नाम पे। आप मैं बहुत सारी स्कीमों के बारे में ऋषि मिश्रा जानते हैं, वो बोलेंगे, उनका बोलना है कि खिलाफ बोलेंगे, लेकिन ये कभी जमीन पे आके देखेंगे नहीं कि उस वक्त जिस वक्त सपा, बसपा और ऋषि मिश्रा की पार्टी जो समर्थन करते हैं कांग्रेस को, वो कहीं नहीं दिख रही थी, तो गांव गली मोहल्ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को राशन मुहैया करा रही थी। जब जिस वक्त लोग भूखे थे, भूख लगी हुई थी, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाना दे रही थी। लोगों ने इस बात को लोग भूले नहीं हैं। लोग इसलिए आपको चोट बार-बार देंगे। लेकिन यासिर जिलानी साहब, कोरोना के दौरान जितनी परेशानियों से लोग गुजरे हैं वो तस्वीर सबके सामने है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसकी शिकायत लोगों ने की है। वहीं कांग्रेस का रुख करेंगे, हमारे साथ सुचि विश्वास जी जुड़ गई हैं। सुचि जी, आपका खैर मकदम है न्यूज 18 में। सुचि जी, ये बताइएगा, जिस तरीके से बड़ी फाइट अगर हम कहें तो वो कहीं ना कहीं इत्तेहाद समाजवादी आरएलडी का दिख रहा है और बीजेपी का, तो आप क्या अकेले मैदान में रहकर अपनी पावर को और अपने वोटर्स को रिटेन कर पाएंगे इस साल? कांग्रेस ने 70 बरस देश की सेवा की है। अभी विगत कुछ सालों से जो पावर सत्ता में है वो एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशन के आधार पर अपने आप को पावर में बनाए हुए हैं, लेकिन धरातल पर अभी मेरे साथी बता रहे थे कि गली गली राशन पहुंचाया है। अरे नाइजीरिया में बहती हुई लाशें भी तो आप ही ने दिखाई ना, ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोग भी आप ही ने दिखाए, शमशान घाट में टोकन आप नहीं बांटे, चाइना को सिरदर्द आप नहीं बनाया। तो तमाम मुसीबतें जो भारतीय जनता पार्टी अपनी अविवेकी और अदूरदर्शी नीतियों के चलते लाई है, 25,000 से ज्यादा युवाओं ने रोजगार की कमी या अन्य कारणों से आत्महत्या की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो जो अव्यवस्था और जो अराजकता सरकार ने स्थापित की है सत्ता में रहते हुए, जो ठोको नीति लाए, जो एनकाउंटर पॉलिसी लाए, जो गाड़ियों के पलटने की परंपरा लाए, तो कुछ भी संविधान सम्मत नहीं किया। आप केंद्र सरकार को ले कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का दुरुपयोग किया। प्रधानमंत्री जी एएनआई को इंटरव्यू देते हैं, अखबार उसकी हेडलाइन देते हैं और चुनाव आयोग सोता रहता है। तो चाहे वो निष्पक्ष पत्रकारिता हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो,
गवर्नमेंट ने पूरे सिस्टम को इस तरह से ट्रैप कर लिया है और अपनी पर्सनल प्रमोशनल ब्रांडिंग मशीनरी की तरह वो सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तो विपक्ष सुची तो जी, वैसे ही अभी बहुत- भी जो बीजेपी के लीडर्स हैं, इवन प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि अब 53 से ज्यादा सीटें वो अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो वो उसमें लेकर आएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा किस बेसिस पे बढ़ा हुआ है? क्योंकि जो भी उन्होंने अपने काम दिखाए हैं, काम तो हुआ है। देखिए, उनका हताशा का लेवल भी बढ़ा हुआ है। आप 2 दिन पहले की प्रधानमंत्री की राज्यसभा की स्पीच देखें, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो जो बार बार वो डायनेस्टी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बताते हैं कि उनकी सरकार ने 10 साल में क्या किया है? वो क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि उनकी ठीक है, अविवेकी ठीक है ना, ये नीतियों के बयानबाजी चलते देखिए, देश दावे के दावे तो हालात किए जा रहे पैदा हुए हैं, हैं। दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जाते हैं, वादे confidence वफा होते नहीं होते, लेकिन दावे किए जा रहे हैं जीत के। सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं और सभी पार्टियां कह रही हैं कि वही जीत कर आएंगी 2022 में। लेकिन आज जो फैसला आवाम करेंगे वही 10 मार्च को नतीजे देखने को मिलेंगे, किसके हक में आवाम का क्या फैसला होता है। मैं अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा, जो जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, मुस्लिम वोट्स की हम बात कर रहे थे, तकसीम होने की और उनके बिखरने की। 2017 में अब्बास साहब नतीजा आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी पहले मरहले में सिर्फ 2 सीटें जीत कर आई थी, और ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। तो क्या आपको लग रहा है कि 2017 की तरह से 2022 में भी मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा नहीं जा रहा है बल्कि बटेगा? क्योंकि इस बार आप याद रखिए MIM भी मैदान में है, BSP ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में उतारा है, तो इस बार भी वही खतरा है 2017 वाला अब्बास जी? देखिए, खतरा कोई नहीं है। 5 साल लोग बहुत सताए गए हैं, बहुत दुर्दशा हुई है, किसानों की दुर्दशा हुई है, बेरोजगारों की बड़ी दुर्दशा हुई है। कोरोना काल में खाली पेट नंगे पांव कैसे पहुंचे लाखों हजारों किलोमीटर अपने पांव, लाखों लोग पांव के छाले खून से फूट रहे थे और सड़कें लाल थी। प्रधानमंत्री की आंख नहीं पसीजी, हजारों किसान मर गए बॉर्डर बैठे हुए। देखिए, अगर मसलों की बात करेंगे तो 2019 का चुनाव अब्बास साहब आपको याद होगा कि नोटबंदी के बाद बीजेपी ने जीता था। अब मसलों की आप बात करेंगे तो मसले तो रहते ही हैं। मैं वही आ रहा हूँ अबू रेरा साहब, मैं वही आ रहा हूँ। 2019 का चुनाव भी कैसे हुआ था आपको पता है। 2017 में किसान जातियां लामबंद हैं। इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम को हो ही नहीं रहा। तमाम प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद आज जो 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, किसान बनाम किसान विरोधी, 58 के 58 सीटों पर किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, दलित बेटियों की लड़ाई लड़ने वाले जैन चौधरी दलितों की लड़ाई लड़ी जा रही है। मसला अलग है। पिछड़ी जातियां मल्ला, बिंद, कश्यप, तुराहा, पासी, माली, प्रजापति, सैनी, कुर्मी, जाट, गुजर, पिछड़ों के अधिकार जो भाजपा जनता पार्टी धर्म की चाशनी लगाकर पिछली बार उन्हें गुमराह कर गई थी, आज लाखों नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी गई, लेकिन पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया। आरक्षण लेने के लिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए, पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए जो टोटल तादाद 85% है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके 20-80 करना चाहती थी। अखिलेश यादव और जैन चौधरी के कुशल नेतृत्व ने आज तमाम पिछड़ों को, वंचितों को, किसान जातियों को इकट्ठा करके यह तादाद बना दी 85 बनाम 15 चुनाव है। तो जो वो कर गए थे उनका हो गया। इस बार नहीं तो समाजवादी पार्टी 2017 में भी एक अलायंस हमने देखा था, 2019 में भी देखा था। हुए हैं अब्बास जी, अगर आप अलायंस की बात कर रहे हैं RLD के साथ, तो समाजवादी का अलायंस 2017 में भी हमने देखा था और 2019 में भी देखा। देखिए, आप उस टाइम कितना भी देखें, हालात जब जो आज किसानों के हित के हालात है और जो सर्वे की रिपोर्ट है, किसान विरोधी कोई भी हो वो सरकार में रहने लायक नहीं है। किसान लेकिन सरकार ने जो कृषि कानून वाला बिल था या ये अब्बास साहब, वो तो वापस लिया ना, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं किसानों के दिल में बीजेपी के लिए सहानुभूति दिखे। आसमान पे थूका था और थूक के फिर चाटा था। बाद में कृषि मंत्री ने कहा कि ये बिल फिर वापस लाया जा सकता है। किसानों को याद है, केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान याद है, उन्होंने कहा था अगर हुआ तो बाद में बिल वापस लाए जाएंगे। तो कोई भी समझदार किसान जातियां इन्हें ऐसा मौका नहीं देगी कि दोबारा किसी बिल लाने लायक बचे। इसलिए मन बना लिया है सबने
कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। 2 डोज चलिए बिल्कुल, ये तो 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को बाहर का रास्ता आवाम दिखाती है। फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस लौटेंगे जल्दी से।